फिल्म की शुरुआत अमांडा द्वारा चुपचाप अपना बैग पैक करने से होती है, जबकि उसका पति क्ले सोता रहता है। जागने पर क्ले ने उसकी अचानक की गई तैयारियों के बारे में पूछा। अमांडा ने शहर और उसके लोगों से छुट्टी लेने की अपनी इच्छा प्रकट की और बताया कि उसने समुद्र तट के किनारे एक घर किराए पर लिया है। बहुत अधिक प्रतिरोध के बिना क्ले ने खुद को बहता हुआ पाया और वे उसी दिन अपने बच्चों के साथ निकल पड़े। आलीशान समुद्र तटीय घर ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिसमें घर की सभी सुख सुविधाएं शामिल थीं। बच्चे खुशी खुशी स्विमिंग पूल में उछल कूद करने लगे, जिससे क्ले को राहत महसूस हुई जब उसने उनकी खुशी देखी। जैसे ही अमांडा किराने के सामान के लिए स्थानीय बाजार में गई, वो क्ले के लिए एक आश्चर्यजनक उपहार, सिगरेट का एक पैकेट लेकर लौटी। उसे साधारण खुशियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए वे बाद में समुद्र तट पर चले गए। कम आबादी वाले तटरेखा की शांति ने अमांडा को आकर्षित किया, जबकि उनकी बेटी रोज ने उत्साहपूर्वक समुद्र में एक दूर के जहाज की ओर इशारा किया, एक दृश्य जिसे परिवार ने अपने विश्राम में खारिज कर दिया। रेतीले तटों पर बसते हुए अमांडा और क्ले ने अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्ण भोजन का आनंद लिया। हालांकि उनके सुखद दिन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब रोज, जो अभी भी जहाज पर नजर रख रहा था, ने तुरंत उन्हें इसकी निरंतर आवाजाही के बारे में सचेत किया। जैसे ही वे समुद्र तट से जल्दी से पीछे हटे तो घबराहट फैल गई और जहाज तभी रुका जब वो रेत में फंस गया। जहाज के खराब जीपीएस की समस्या का हवाला देते हुए समुद्र तट सुरक्षा ने सभी को तुरंत बाहर निकाल लिया। घर लौटकर अमांडा ने रहस्यमय जहाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वाईफाई और टीवी असहयोगी थे। उनकी हताशा आश्चर्य में बदल गई जब उन्होंने अपने लॉन पर 2 हिरणों को देखा। उन्होंने अप्रत्याशित आगंतुकों को एक अच्छे शगुन के रूप में समझना चुना। जैसे ही रात हुई, अमांडा और क्ले ने जेंगा और ड्रिंक के खेल के दौरान खुद को एक अप्रत्याशित मोड़ में डूबा हुआ पाया। जब अमांडा को घर में किसी अपरिचित की उपस्थिति महसूस हुई तो बेचैनी की भावना आ गई। कुछ क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक से पता चला कि एक आदमी और एक युवा महिला ने अपना परिचय घर के मालिक G.H. स्कॉट के रूप में दिया। सर्द रात के बावजूद क्ले ने अंदर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि अमांडा झिझक रही थी। अप्रत्याशित आगंतुकों ने बताया कि वे शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन ब्लैकआउट ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया, जिससे उन्हें रात के लिए शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने किराए के अभयारण्य की सुरक्षा करने वाली अमांडा ने अपनी गोपनीयता संबंधी चिंताओं को व्यक्त किया और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया। उसे निराशा हुई। इंटरनेट और फोन सिग्नल रहस्यमय तरीके से कट गए। एक अप्रत्याशित मोड़ में स्कॉट ने चाबियों का एक सेट तैयार किया और कुछ संघर्ष के बाद एक दराज खोली जिसमें पैसे और एक पिस्तौल थी। $1000 की वापसी की पेशकश करते हुए स्कॉट ने क्ले को उन्हें रहने की अनुमति देने के लिए राजी किया। समझौते से क्रोधित अमांडा ने निजी तौर पर क्ले का सामना किया। उसे संदेह हुआ कि उसके पिता और बेटी ने धोखाधड़ी की साजिश रची थी। कथित मकान मालिक संदिग्ध लग रहे थे और ब्लैकआउट की कहानियां मनगढ़ंत लग रही थीं। निराश होकर अमांडा ने अजनबियों के साथ घर साझा करने के विचार पर अपनी असुविधा व्यक्त की। क्ले अपनी चिंताओं को कम करने का प्रयास करते हुए स्कॉट और रूथ के साथ बातचीत करने के लिए वापस अंदर चली गई। अंदर उन्होंने देखा कि स्कॉट अपने मिक्सोलॉजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार कॉकटेल बना रहा है। क्ले ने बिना किसी चिंता के खुशी से पेय स्वीकार कर लिया और उसका स्वाद लेना शुरू कर दिया, जबकि अमांडा को अभी भी संदेह था। उसने स्कॉट से घर के बारे में उसके ज्ञान के बारे में पूछताछ की। जब रूथ ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकली तो अमांडा का संदेह बढ़ता गया और उसने स्कॉट से इस बात का सबूत मांगा कि घर वास्तव में उनका है। स्कॉट की अनुपस्थित पत्नी के बारे में सवालों और उसकी आईडी के अनुरोध ने अमांडा के संदेह को और बढ़ा दिया। स्कॉट ने उसकी चिंताओं को शांत करने का प्रयास करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी एक व्यावसायिक यात्रा पर थी और उसने उसकी आईडी सिम्फनी में छोड़ दी थी। अपनी जांच में तेज अमांडा ने स्कॉट की कहानी में असंगतता को उजागर किया। जैसे ही तनाव चरम पर था, राष्ट्रीय आपातकाल के कारण शहरव्यापी ब्लैकआउट की घोषणा करते हुए टीवी अचानक चालू हो गया। अप्रत्याशित समाचार से आश्वस्त होकर क्ले ने रूथ और स्कॉट को तहखाने में रहने की अनुमति देने का फैसला किया। व्यवस्था से असंतुष्ट रूथ के मन में अमांडा के परिवार के प्रति शत्रुता थी, लेकिन स्कॉट ने उसे शांत कर दिया, जिसने स्थिति का आकलन करने का वादा किया। अनिश्चितता के बीच अमांडा को बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई। उसने रूथ पर स्कॉट से पूछताछ में हस्तक्षेप करने का संदेह किया। वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा अमांडा ने सवाल किया कि दंपति ने पहले जहाज की घटना के बारे में चुप क्यों रखा था।
भ्रमित और चिंतित उसने क्ले से जवाब मांगा, जिससे अविश्वास की धारा और भी गहरी हो गई। अगला दिन घबराहट की एक नई परत लेकर आया। रोज, जो फ्रेंड्स का आखिरी सीजन देखने के लिए उत्सुक थी, को निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि घोषित राष्ट्रीय ब्लैकआउट के कारण इंटरनेट पहुंच से बाहर था। रोज को पूल के किनारे एक शांत क्षण में सांत्वना मिली, जहां उसे एक हिरण मिला। हालांकि शांति अल्पकालिक थी, क्योंकि बगीचे के किनारे पर हिरणों की भीड़ जमा हो गई थी। इस असहज माहौल में रूथ कॉफी साझा करने और अमांडा और क्ले के जीवन के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए अमांडा के साथ शामिल हो गई। अमांडा ने रूथ को अपने जीवन के बारे में विवरण दिया, विज्ञापन की दुनिया में उसके डूबने का उल्लेख किया, साथ ही यह भी बताया कि क्ले एक प्रोफेसर है। शांत माहौल तब बिखर गया जब अमांडा ने अपने फोन पर साइबर सुरक्षा हमले के बारे में अशुभ चेतावनियों का खुलासा किया। रूथ ने अनुमान लगाया कि हैकर्स ने पावर हाउस को निशाना बनाया होगा, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो गया। शहर से समाचार लेकर लौटते हुए स्कॉट ने आशा व्यक्त की कि साइबर हमला 2000 के दशक की विनाशकारी घटनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। चिंतित, अमांडा ने खुद को और क्ले को आर्ची से मिलने के लिए माफ कर दिया, जिससे रूथ और स्कॉट माया, स्कॉट की पत्नी और रूथ की मां के साथ संबंधों के संभावित नुकसान पर विचार करने लगे। जैसे ही क्ले जानकारी लेने के लिए चला गया, रोज ने आर्ची को उस सुबह हिरण के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। इस बीच स्थिति को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित स्कॉट को एक भयानक परित्यक्त घर का सामना करना पड़ा। वैकल्पिक रूप से क्ले का सामना एक परेशान महिला से हुआ जो स्पेनिश बोलती थी। जैसे ही रोज और आर्ची ने एक परित्यक्त केबिन की खोज की, स्कॉट ने निर्जन घर में एक रेडियो बॉक्स से संकेतों को समझने का प्रयास किया। परेशान स्पेनिश भाषी महिला ने क्ले को एक संदेश देने की सख्त कोशिश की, जिसे समझने में कठिनाई हो रही थी। इसके साथ ही स्कॉट की नजर समुद्र तट पर एक घड़ी पर पड़ी, जिससे एक गंभीर खोज हुई, एक निर्जीव शरीर। जैसे ही क्ले घर की ओर दौड़ा, दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज से बाल बाल बचे कागजात अचानक उसकी कार के चारों ओर घूम गए। रिट्रीट में वापस अमांडा और रूथ उत्सुकता से समुद्र तट पर इंतजार कर रहे थे। रोज और आर्ची लौट आए। जंगल में आर्ची को किसी चीज ने काट लिया था। स्कॉट भीगते और परेशान होकर लौटा और अपनी परेशान करने वाली खोज का खुलासा किया। रूथ ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए बातें सुनी। एक सुपरसोनिक ध्वनि हवा में गूंज गई, जिससे अमांडा को बाहर निकलने के लिए प्रेरित होना पड़ा। शोर बंद हो गया और आर्ची के अचानक चक्कर आने को साझा करते हुए उसके बच्चे भी उसके साथ आ गए। निराश और उत्तेजित, अमांडा ने स्कॉट से जवाब मांगा, जिसने क्ले की वापसी की प्रतीक्षा करने पर जोर दिया। इंतजार करने को तैयार नहीं, अमांडा ने क्षतिग्रस्त उपग्रह प्रणाली और विमान दुर्घटना से जुड़ी आसन्न आपदा के बीच संभावित संबंध पर अनुमान लगाते हुए अपनी आवाज उठाई। जैसे जैसे समुद्र के किनारे एकांतवास में परेशान करने वाली घटनाएं सामने आती रहीं, रूथ ने अपनी मां की चिंता से परेशान होकर वहां से चले जाने का फैसला किया। क्ले की अचानक वापसी एक अशुभ संदेश लेकर आई, एक पेपर जिसमें लिखा था, अमेरिका की मृत्यु, आसन्न हमले के डर से परिवार जल्दी से अमांडा की बहन के पास शरण लेने के लिए न्यू जर्सी के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वे चले, स्कॉट ने रूथ को आश्वस्त किया कि जिस विमान को उसने दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था, वो वही नहीं था जो उसकी मां को ले जा रहा था। शहर के बाहर सायरन की भयानक आवाज ने एक परेशान करने वाली वास्तविकता का संकेत दिया। चालक रहित टेस्ला से भरे ट्रैफिक जाम में फंसकर अमांडा ने क्षतिग्रस्त उपग्रह प्रणाली के कारण उत्पन्न अराजकता के बीच से गुजरते हुए गाड़ी चलाई। स्कॉट के घर लौटने पर समूह को अपनी परिस्थितियों की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। उस रात बमों की दूर तक गूंजती आवाज के साथ अमांडा ने क्ले से भागने की योजना तैयार करने का आग्रह किया। इस बीच आर्ची अनिश्चित समय के प्रभावों को महसूस करते हुए अपने कमरे में पसीने से लथपथ असुविधा से जूझ रही थी। सांत्वना पाने की कोशिश में क्ले और रूथ मारिजुआना धूम्रपान करने का विकल्प चुनते हुए पूल के किनारे चले गए। सामने आ रही अराजकता के बोझ तले दबे अमांडा और स्कॉट को बातचीत और पेय पदार्थों में शरण मिली। अमांडा ने एक दुर्लभ भेद्यता व्यक्त करते हुए लोगों के प्रति अपनी नापसंदगी को स्वीकार किया, लेकिन स्कॉट के प्रति बढ़ते लगाव का खुलासा किया। जैसे ही अमांडा ने जवाब के लिए दबाव डाला, स्कॉट ने उनकी उपस्थिति के पीछे के कारणों को उजागर करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेंटागन के रक्षा विभाग में एक दोस्त और ग्राहक से संबंध का खुलासा किया। वर्षों पहले एक रात भारी शराब पीने के बाद स्कॉट ने खुद को दुष्ट गुटों की एक वार्षिक बैठक में आमंत्रित पाया, जो शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह था जो कथित तौर पर दुनिया को नियंत्रित करते थे।
जैसे जैसे समुद्र तटीय आश्रय स्थल पर रात होने लगी, सामने आ रही रहस्यमयी घटनाओं के साथ स्कॉट के परेशान करने वाले संबंध के बारे में जानकर अमांडा का डर और भी बढ़ गया। जाने के लिए बेचैन स्कॉट ने एक दोस्त के साथ हुई डरावनी बातचीत का खुलासा किया, जिसने एक दिन पहले ही उससे बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा था। आमतौर पर उनकी बातों के साथ आने वाली हंसी गायब हो गई थी, उसकी जगह ध्यान रखने की अशुभ अपील ने ले ली थी। उनकी विकट परिस्थितियों में सांत्वना खोजने का प्रयास करते हुए स्कॉट अमांडा को अपने रिकॉर्ड के संग्रह की यात्रा पर ले गया ताकि उसका उत्साह बढ़ाया जा सके। स्कॉट द्वारा जैज के प्रस्ताव के साथ लाउंज एक डांस फ्लोर बन गया, लेकिन अमांडा ने सामान्य स्थिति की भावना हासिल करने के प्रयास में एक अलग रिकॉर्ड चुना। उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर नृत्य किया, जो अतिक्रमित अराजकता के बीच जुड़ाव का एक मार्मिक क्षण था। इस बीच रोज ने आर्ची से आशा मांगी, जो मौजूदा संकट से बचने और फ्रेंड्स का आखिरी सीजन देखने के लिए उत्सुक थी। अमांडा से अनभिज्ञ क्ले ने रूथ के साथ एक स्पष्ट क्षण में अपनी परेशान करने वाली मुठभेड़ों का खुलासा किया। सड़क पर एक परेशान महिला और समुद्र तट पर एक जहाज का मलबा। रूथ अधिक जानकारी के लिए बेताब उनके एकांत आश्रय के आसपास के रहस्यों की और जांच की। अचानक सारी रात छींटे गूंजते रहे, जैसे बहुत सारे राजहंस तालाब में उतरे। अराजकता के बीच अमांडा को अच्छे मूड में वापस लाने के स्कॉट के प्रयास ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। शांति एक बार फिर एक धमाके के साथ भंग हो गई और परेशान करने वाले सुपरसोनिक शोर की वापसी हुई, जिससे राजहंस को भागने के लिए प्रेरित किया गया और पीछे हटने वाले स्थान को अंधेरे में डुबो दिया गया। अमांडा और क्ले ने स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए अपने बच्चों के साथ एक बिस्तर साझा करने का विकल्प चुना। बुखार से पीड़ित आर्ची ने पूरी तरह आराम किया। रोज, जो अभी भी जाग रहा था, ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने बाढ़ की स्थिति में नाव और हेलीकॉप्टर से मदद लेने से इनकार कर दिया और दृढ़ता से दैवीय हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा था। मृत्यु के बाद उन्होंने ईश्वर से उन्हें प्राप्त सहायता को स्वीकार न करने के लिए खेद व्यक्त किया। भगवान ने उसे याद दिलाया कि सहायता के 3 अलग अलग रूप भेजे गए थे, जिनमें से सभी को मनुष्य द्वारा पहचाना नहीं गया था। रोज ने एक अशुभ चेतावनी देते हुए आत्म विनाश की भावना व्यक्त की। डर से परेशान रूथ ने अपने पिता की उपस्थिति में आराम मांगा, सैनफोर्ड परिवार में विश्वास की कमी व्यक्त की और बताया कि प्रत्येक सदस्य कैसे अजीब व्यवहार करता है। स्कॉट सुरक्षा का वादा करते हुए रूथ की चेतावनी के साथ मिला। अमांडा के परिवार को घर में वापस आने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी गई। अगले दिन एक बेचैन करने वाली सुबह सामने आई। आर्ची का बुखार तो कम हो गया, लेकिन उसके दांत निकालने की असामान्य हरकत ने अमांडा को सदमे में डाल दिया। जैसे ही घबराहट होने लगी, स्कॉट ने संभावित दवा के लिए एक ठेकेदार की तलाश करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह एहसास हुआ कि अराजक दुनिया में एक डॉक्टर को ढूंढना असंभव लग रहा था। रोज लापता हो गई, जिससे अमांडा को काफी तलाश करनी पड़ी। इसके साथ ही आर्ची की हालत खराब हो गई, जिसके कारण स्कॉट और क्ले को मदद लेनी पड़ी। घर के पास एक केबिन में अमांडा और रूथ के बीच तनाव बढ़ गया। अमांडा के पेशे का रहस्योद्घाटन और अविश्वास के साथ उसका संघर्ष सामने आया। दोनों महिलाएं आपस में भिड़ गईं, जिससे रूथ को अकेलापन महसूस हुआ। हालांकि जब हिरणों ने रूथ को घेर लिया, तो अमांडा की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति हावी हो गई और उन्होंने आसन संकट का सामना करने के लिए समझौता कर लिया। इस बीच स्कॉट का दवा सुरक्षित करने का प्रयास एक शत्रुतापूर्ण ठेकेदार के साथ टकराव बन गया। क्ले ने हस्तक्षेप करते हुए अपने बेटे के लिए मदद की गुहार लगाई। ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि माइक्रोवेव विकिरण के कारण आर्ची की हालत खराब हुई, लेकिन अंततः उसने दवाएं प्रदान की। अमांडा दवाओं के साथ रूथ के पास पहुंची। उसने एक अजीब घटना देखी। रूथ के चारों ओर हिरण, जैसे कि एक जरूरी संदेश दे रहा हो। कथा के एक अन्य सूत्र में स्कॉट ने क्ले के साथ अपने परेशान करने वाले रहस्योद्घाटन को साझा किया। यह अराजकता देश को अस्थिर करने और ध्वस्त करने की एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि दुश्मन ने 3 चरणों वाली रणनीति अपनाई: संचार तोड़ना, गलत सूचना फैलाना और नागरिक अशांति भड़काना। जैसे ही रूथ ने शहर की आग और राख को देखा, हमले के तहत देश की कठोर वास्तविकता सामने आ गई। सामने आ रही अराजकता के बीच रोज को पास में एक छिपा हुआ भूमिगत बंकर मिला। इसने आपूर्ति और संचार प्रणालियों से सुसज्जित एक अभयारण्य की पेशकश की। अशुभ स्क्रीन ने देश पर हमले का खुलासा किया और लोगों से आश्रय लेने का आग्रह किया। जैसे ही रोज बंकर में बसी, स्क्रीन पर उसकी पसंद फ्रेंड्स की एक परिचित डीवीडी उथल पुथल के बीच एक क्षणभंगुर आराम दिखाई देने लगी।